तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोडेन स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 309 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग और यांजाओ में टकरार हो रही होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर उसके फादर आ चुके होते हैं और यहाँ पे उनके शब्द से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर awkward हो जाता है। अब यहाँ पे सीहू नाइट अपने सन को ही डांट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक लिटिल डोमेन लॉर्ड बंदे के सामने अपने सन की तरफ से इतने भेदभाव से बात कर रहे थे, ये अनबिलीवेबल जैसा है। अब लू फेंग माना एक रेयर जीनियस से इस 10,000 ईयर में, लेकिन आखिर एक रेयर जीनियस को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये जीनियस स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं। और अब फिर यहाँ सीहू नाइट को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखते और कहते हैं, लू फेंग मैं यहाँ तुम्हें पर्सनली बात करने आया हूँ, क्या तुम यहाँ पे अपने अर्थ को मुझसे बेचना चाहोगे? तुम्हारी जो भी कंडीशन रहेगी बस कह दो। तो यहाँ पे लू फेंग उनके सामने झुकता और कहता है, नाइट अर्थ मेरा होम है और यहाँ पे अर्थ पे ह्यूमंस ही रहा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं बेच सकता। अब लू फेंग ने सारे सिचुएशन को देख रखा था और यहाँ पे लू फेंग को भी नहीं पता था। और लू फेंग ने तो ऑलरेडी 9 ब्लेड नाइट को इंटरवल कर लिया होता है, मतलब कि यहाँ पे 2 लेवियाथन्स में क्लैश ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए सीहू नाइट लू फेंग के अगेंस्ट कोई भी मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे सीहू नाइट उसके सामने कहते हैं कि ये तुम्हारा बर्थ पैलेस है रिस्क है। अब यहाँ पे तुम्हारी ये बर्थ पैलेस है तो अर्थ तुम्हारे लिए जरूर स्पेशल है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। जिसके बाद वो अपने बेटे की तरफ मुड़ते और कहते हैं, यांजाओ। अब यहाँ पे यांजाओ एम्पर भी शौक हो जाते हैं। यहाँ तो यांजाओ एम्पर अपने रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटीज के लिए जाना जाता है, उसकी पावर उनसे भी ऊपर है, लेकिन उसका ट्रू नाम मेंगचान लुओ होता है और उसके फादर सीहुओ लाइट उसको उसके नाम से बोला करते हैं, जो कि अफेक्शन को दर्शाता है। अब यहाँ पे यांजाओ अपने सामने उनके फादर के सामने झुकता और कहता फादर, जिसके बाद यहाँ पे सीहुओ गुस्से में उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ धरती खो खरीदने के लिए, मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम इस हद तक चले जाओगे। अगर यहाँ पे डायलन लू फेंग को प्रोटेक्ट न करता तो तुमने तो उसको अभी तक मार ही देना होता। अब ये देखकर यांजाओ सस्पिशियसली फादर की तरफ देखने लगता है कि आखिर फादर ऐसा क्यों बोल रहे हैं और बोलता है फादर। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम नहीं जानते, अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो पता नहीं आज कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी पनिश करता हूँ और इसके मर्तबा तुम्हें नाइट स्टार जेल के हिल में 1000 ईरा तक जाना होगा, वहां बिताना होगा। तो ये सुनकर यांजाओ की आंखें चौड़ी की चौड़ी हो जाती और क्या था फादर। अब यहाँ पे लू फेंग, ब्लड ट्रस्ट एम्पर, जेड एम्पर, डायलन, ये सभी अनडाइंग स्टन हो जाते हैं कि माय गॉड, यहाँ पे सीहू नाइट एक बार और 9 जेल हेल में भेज चुके थे, जो कि सिर्फ 1000 ईयर्स के लिए था, लेकिन इस बार 1000 ईरास के बराबर है। अब यहाँ पे ईयर्स और ईरा में बहुत ही अंतर होता है। यहाँ पे एक ईरा में 10,098 के साथ कुछ होता है साल, इसलिए यहाँ पे 1000 ईरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 10 मिलियन ईयर्स के बराबर। और ये 9 जेल हेल की जैसा काम करता है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग नाइटमेयर हो सकता है। यहाँ पे जितने भी अनडाइंग होते हैं उनके तरफ से भी वो भी स्पीचलेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर यांजाओ लू फेंग को मार भी देते हैं तो इतना बड़ा पनिशमेंट उनको नहीं मिलने वाला था। अब यहाँ पे सीहू नाइट उन सारे 5 एम्पर 12 ऑफिसर लेवल अनडाइंग को सबसे कहते तुम सब अब वापस जा सकते हो। तो सब लोग कहते यस नाइट, यस टीचर। वहाँ पे सारे अनडाइंग उनके सामने बो करते हैं, जिसके बाद बॉजिन अपने अनडाइंग एनर्जी से रैप करके उनको 1 लाइट ईयर इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर देता है। और यहाँ पे उन्होंने अपने 9 ब्लेड नाइट आर्मी का गॉड कंट्री यूज किया था, जिसके कारण उनके गॉड कंट्री का लोकेशन भी पता चल गया था। अब सीहू नाइट उस अपने बेटे को ऑर्डर कहते कि यांजाओ इन सारे अर्थलिंग को छोड़ दो। तो यहाँ पे यांजाओ कुछ कर भी नहीं सकता, वो कहता है हाँ, जिसके बाद वो अपने अंडर से उन सारे ह्यूमंस को रिलीज कर देता है और बिलियंस ऑफ पीपल इधर के उधर फैल जाते हैं। ऐसा कि चाइनीज में मान लो नॉर्थ अमेरिका का आ गया हो, जहाँ पे काले लोग रहते हैं वहाँ पे गोरे लोग आ गए हो, पूरे के पूरे धरती में यहाँ पे अलग अलग जगह पे आ चुका है। अब सबको अपने अपने जगह पे भेजना, इसमें लगभग 10 से आधे महीने का टाइम लग जाने वाला था। और अर्थ के पास अपनी एडवांस
एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे यानजाओ वापस उड़कर जाता है और सीहुओ नाइट अपने क्राफ्टमैन सन की तरफ देखता है और कहता है चलो चलते हैं। जिसके बाद वो अपने ब्लैक फ्लेम से अपने सन को लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं और हमें सीन चेंज कर वास्ट गॉड कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीहुओ नाइट और यानजाओ उस माउंटेन पीक पे अपीयर होते हैं। अब यानजाओ अपने फादर की तरफ देख कर कहता फादर, और अभी के मर्तबा उसके आंखों में बहुत ही गुस्सा झलक रहा होता है। वो कहता है कि आपने मुझसे नाइट हिल जेल में 1000 ईयर्स के लिए क्यों भेजा है? अब ये मत कहना कि ये लू फेंग की वजह से है, मुझे विश्वास नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि मैं उसे मार देता तो फिर भी मुझे इतना पनिशमेंट नहीं मिलने वाला था। और यहाँ पे यानजाओ अपने फादर से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब यहाँ पे वो सिर्फ इसका सच जानना चाहता था कि आखिर उसके फादर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे सीहुओ नाइट अपने सन के माथे को रब करते हुए कहते ये ऐसा है जिसे मैं नहीं चाहता था। तो यहाँ पे यानजाओ पूछते कि आखिर क्या है। तो यहाँ पे हमें दिखाया था सीहुओ को, जो कहते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये मेरे टीचर का ऑर्डर है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ही मुझको कहा कि इसको अपने हाथों से निकालो और तुम्हें इतना पनिश करने के लिए। और वो कहा था कि पिछली बार मेरे टीचर ने ही कहा था कि तुम्हें 9 स्टार फील्ड में 1000 साल के लिए भेजा जाए, और इस बार भी वही बोल रहे हैं, जो कि पिछले के मुकाबले बहुत ज्यादा पनिशमेंट है। तो यह सुनकर यानजाओ की आंखें चौड़ी की चौड़ी हो जाती है कि क्या फादर आपके टीचर भी है। अब यहाँ पे यानजाओ की ब्रेन मानो एक्सप्लोडिंग हो गई होगी। अब उसके फादर एक सीहुओ नाइट थे, उसकी पोजीशन भी इस ह्यूज डेक्स ओजो में एब्सोल्यूट ऑलरेडी हो चुकी थी। उनके सामने अनडाइंग नाइट में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ तक कि अनडाइंग नाइट की पोजीशन उनसे ऊपर है, पावरफुल है, लेकिन एक लोन वुल्फ बिना किसी सेट के उनके फादर से मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे उसको नहीं विश्वास हो रहा था कि उसके फादर के भी एक टीचर है। अब यहाँ पे सीहुओ नाइट सेक्ट में यहाँ पे ट्रू लीडर उनके टीचर ही होते हैं, जो कि सीहुओ नाइट के टीचर होते हैं, और उन्हीं में से वो उसका डिस्पल होता है। उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये ह्यूज एक्स डोजो के ट्रू पावर डिक्टेटर में से आते हैं, और यहाँ पे वो आराम से ह्यूज एक्स डोजो के फाउंडर को सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे यानजाओ कहते हैं कि क्या वो वॉइड गोल्ड मास्टर है। तो सीहुओ नाइट के टीचर कोई और नहीं, वॉइड गोल्ड मास्टर होते हैं, और एक ट्रू डिक्टेटर जो कि एंशिएंट और इंडियन हिस्ट्री में आ रहे हैं। उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है इस टू ग्रेट लेवियाथन्स ऑफ ह्यूमैनिटी में, जिसमें वो ह्यूज एक्स डोजो में आया करते हैं, और उनकी पावर पाइनिकल बीइंग्स में आया करती है। अब यानजाओ जब ये बात सुनता तो वो डर जाता और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर आ जाती है, और वो कहता कि क्या वाइड गॉड मास्टर मुझे पनिश करना चाहते हैं। और वो कहता कि आखिर मुझको ही क्यों पनिश करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें वाइड गॉड मास्टर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे यूनिवर्स कंट्री लीडर भी उनके सामने झुका करते हैं। सीहुओ नाइट जैसे बेंग भी उनके सामने कुछ नहीं है, यहाँ तक कि इंटायर गोल्डन रेस भी उनके सामने कांपती है। ये मोस्ट इंसेंट और पावरफुल बेंग ह्यूमैनिटी में से आते हैं, और इस लेवल का बेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और जब यानजाओ ने वाइड गोल्ड मास्टर का नाम सुना तो उसके नाम से डर डर कांपने लगा, और यहाँ पे उसके अंदर उनके प्रति अच्छी सी भावना भी थी, क्योंकि वो उनकी पावर को जानता है। अब यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीज़ें बताई जाती है। फिर यानजाओ अपने फादर की तरफ देखता और कहता फादर आखिर वो क्या मुझ में किए। अब यहाँ पे वो डरता कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया था। अब उसके फादर भी इस बात से डर रहे थे, क्योंकि यानजाओ बिलोंग करता वॉइड गोड सेक्ट में। अगर यहाँ पे उसके मास्टर उसको मारना चाहेंगे तो उसे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसके फादर भी उसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सीहुओ नाइट अपने बेटे की तरफ देखता और कहता है कि टीचर ने कहा कि मुझे तुम्हें पनिश करने के लिए, और रही बात स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए तो मैं नहीं जानता कि आखिर वो क्यों तुम्हें पनिश करना चाहते हैं, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं। लेकिन तुम सिर्फ रिलैक्स करो, ये इतने रिस्पेक्टेड है और वो तुम जैसे छोटे बंदे से इतना सामना नहीं करते हैं, और वो तुमसे डील भी नहीं करते हैं, क्योंकि तुम जैसे छोटे बंदे उनके सामने वर्थ इट भी नहीं रखते हो। तो यानजाओ भी इसकी हामी भरता है। यहाँ पे सीहुओ कहता है कि टीचर ऑर्डर्स के जो मुझे किया है उससे मुझे सस्पेक्ट होता है कि लू फेंग के उसके साथ जरूर कनेक्शन होगा।
और वो सुनकर उससे क्या था, फादर तो मतलब इसका यह हुआ कि आपने लू फेंग को जो इतने अच्छे से ट्रीट किया ये उसी के कारण हुआ। अब यहाँ पे सीहू नाइट भी कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो मैटर तुम्हारे अर्थ के प्रति था वहाँ पे अटेंशन उन्होंने खींच लिया था, इसलिए वो तुम्हें पनिश करना चाहते हैं। लेकिन टीचर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, इसलिए वो सिर्फ तुम्हें 9 जेल 1000 ईराज के लिए भेजना चाहते हैं। और मैं जितना गेस कर सकता हूँ ये यही है कि उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन लू फेंग से जरूर है। तो यान जाओ कहता है कि लू फेंग तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से है और वर्ल्ड गोल्ड मास्टर तो वो यहाँ पे ह्यूज एक्स डोजो से, तो आखिर उनमें कनेक्शन कैसे हो सकता है। तो सूहू नाइट कहते हैं कि मैं इन डिटेल्स के बारे में श्योर नहीं हूँ। अब यहाँ पे यान जाओ भी कुछ कर नहीं सकता है, वो यहाँ पे जानता था कि उसके फादर भी वर्ल्ड गोल्ड मास्टर से नहीं बचा सकते हैं, और जबकि उनके टीचर ने ऐसा किया है तो उसको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो उसके फादर के एब्सोल्यूट स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे सोलर सिस्टम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अनडाइन आर्मी जो कि जेड एम्पायर के द्वारा लाई गई थी वो सारे ब्लरी लाइट बन के अपने गॉड कंट्री से वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे सिर्फ ब्लड ट्रस्ट एम्पायर डायलिन और लू फेंग ही बचते हैं। अब लू फेंग वहाँ पे शॉक होता है और कहता कि आखिर वो इतनी आसानी से टेलीपोर्ट कैसे हो गए, और वो कहते कि क्या उन्हें डर नहीं लगता कि उनके गॉड कंट्री के कोऑर्डिनेट्स रिवील हो जाएंगी। तो ब्लड ट्रस्ट एम्पायर स्माइल करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो ये टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा है वो एक अनडाइंग स्लेव है, और यहाँ पे उसके यूज करने के बाद उस स्लेव को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अपने गॉड कंट्री के पोजीशन को मूव करने के लिए, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी यूजलेस हो जाएंगे। तो लू फेंग क्यूरियस हो जाता है कि क्या गॉड कंट्री के कोऑर्डिनेट्स को भी मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे ब्लड ट्रस्ट एम्पायर कहते हैं कि हाँ, गॉड कंट्री यहाँ पे स्पेस में ही लाई करते हैं, और ये स्लिप्स जो मौजूद होती है वो बहुत बड़ा और इनलेस होता है, और यहाँ पे कोई भी अपने गॉड कंट्री को मूव कर देता है और अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे हटाकर वहाँ से किसी और पोजीशन तक ला सकता है। लेकिन जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अगर किसी ने उसके कोऑर्डिनेट्स को बहुत जल्दी ढूंढ लिया तो वो वहाँ के गॉड कंट्री बहुत ज़्यादा डेंजरस में हो जाएंगी। तो लू फेंग भी यहाँ में बढ़ता है, जिसके बाद ब्लड ट्रस्ट एम्पायर लू फेंग की बात देखते हैं और कहते हैं जूनियर क्या तुम सीहू नाइट को जानते हो। तो लू फेंग कहता है कि नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं तो कुछ 100 साल ही जिया हूँ, आखिर मैं उनके बारे में कैसे जान पाऊंगा। तो ब्लड ट्रस्ट एम्पायर कहते हैं कि आखिर फिर वो इतना कॉर्टियस क्यों हो रहे थे, ये बहुत ही अजीब बात है। ये नाइट ये सभी पावरफुल इनविंसिबल बीइंग होते हैं इस यूनिवर्स में, और यहाँ पे तुम जैसे छोटे बंदे के सामने वो इतना पोलाइट नहीं बनेंगे और तुमसे उनका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो लू फेंग को भी समझ नहीं आता और कहता मैं नहीं जानता, जिसके बाद वो स्माइल करता और कहता सीनियर ये बहुत ही रेयर मौका है कि आप यहाँ पे आए, चलिए आपको अर्थ पे ले चलता हूँ। जिसके बाद ब्लड ट्रस्ट एम्पायर भी कहते ठीक है। मैं सीन चेंज कर और चाइना यांगजाओ सिटी लुओ रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ने अपने फैमिली को भी निकाल के रिलीज कर दिया होता। वहाँ पे डैड मास्टर लू फेंग ये सभी आ चुके होते। वहाँ पे लू फेंग के फादर कहते लिटिल फेंग जब मैं यहाँ पे वर्ल्ड में अंदर में था तो यहाँ पे फिर मैंने वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में कनेक्ट किया, और वहाँ पे मुझे कई सारे फ्रेंड्स से पता चला कि वो भी किसी और के वर्ल्ड में रखे गए हैं, और वो लोग एक साल बिलियन में एक साल रखे हुए थे और किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उन्होंने किसको रखा। और यहाँ पे वो इससे बहुत ज़्यादा डर गए। तो लू फेंग ये सुनकर हंसने लगता। यहाँ तो लू फेंग ने अपने फैमिली को अपने अंदर रख लिया था, लेकिन यहाँ पे अर्थ के पीपल को तो यहाँ जाओ ने रख लिया था। फिर लू फेंग अपने स्पीड एनर्जी चारों तरफ स्कैन करता और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका है। यहाँ पर ऐसे कई सारे बंदे थे यांजाओ सिटी में जो कि जैकेट पहने हुए थे, और असल में यहाँ पे गर्मियों का मौसम था, और ये वही बंदे थे जो कि यहाँ पे नॉर्दर्न या फिर कोल्डर रीजन से थे, और यहाँ पे कई सारे बंदे आ चुके थे। फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल में थंडर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 9 ब्लेड अपने ह्यूज अनडाइंग आर्मी के साथ अपने प्राइमर रीजन 9 टेलीपोर्टेशन स्पॉट पे आ जाता है, और नेचुरली वर्चुअल में कंपनी के अपर एचुलेंट के बारे में भी इन सब के बारे में पता चल जाता है, और ये इंसिडेंट ऑफ अर्थ ये भी छुपा नहीं रह सकता है। यहाँ पे कई सारे नाइट्स ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था 9 ब्लेड से, जिसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि मैंने इन सारे अपने अच्छे फ्रेंड्स थे जो कि ह्यूज एक्स डोजो में मौजूद है उससे पूछताछ की है। यहाँ पे सीहू नाइट नहीं बल्कि अनडाइंग नाइट यहाँ पर कई सारे नाइट्स भी अर्थ को लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीहू नाइट के पहले लोग थे जो कि अर्थ को
लेने चले गए थे, लकली वो सक्सीड नहीं हुए। तो यहाँ पे आगे ऐसे कई सारे बंदे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये अर्थ जरूर एक ट्रू ट्रेजर लैंड है। अगर ये हुआ तो हमारे वर्चुअलनेस कंपनी का वो लीडर अर्थ, वो लूफेन, वो जीनियस है, हमारा ही उस पर अधिकार बनता है। तो यहाँ पे एक और बंदा कहता है कि 9 ब्लेड ये अर्थ नॉर्मल लाइफ प्लांट लगता है, लेकिन ये बहुत ही लंबे पहले डिस्कवर हो चुका है। और यहाँ पे आखिर क्या है कि ह्यूज एक्स डोजो के नट्स भी अपने लोगों को वहाँ भेज रहे हैं। और वो कहता है कि 9 ब्लेड मुझे बताओ आखिर उस पर क्या स्पेशल है। तो 9 ब्लेड नाइट भी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। और टर्नल आइलैंड पे 9 ब्लेड नाइट के पैलेस में कई सारे पावरफुल नाइट्स मौजूद थे, यहाँ तक कि यूनिवर्स कंट्री लीडर भी आ चुके थे। और वो लोग यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट से इसी के बारे में जवाब पूछ रहे थे, लेकिन प्लेस फिर से काल्म हो जाता और किसी को नहीं पता होता है। जिसके बाद यहाँ पे हमें 9 ब्लेड नाइट को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि अरेंज करो ताकि मैं लू फेंग से पर्सनली मिल सकूं और जान सकूं कि आखिर उसमें क्या है। जिसके बाद वो जेड एम्पर वहां से निकल जाती है। और यहाँ पे हमें ग्रीन रॉक पर्पल स्केलमैन को दिखाया जाता है जो कहता अर्थ आखिर है क्या, ये तो सिर्फ एक लाइफ प्लांट है, आखिर ह्यूज एक्स डोजो के लोग इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं। और फिर मैं सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स यूजियांग माउंटेन प्राइमर रीजन लूफेंग विला का सीन दिखाया जाता है। वो अभी अपने स्टडी में होता है। लूफेंग अभी अपने ट्रूयान एम्प्रेस से स्क्रीन पे बात कर रहा होता है और ट्रूयान भी यही सोच रहे होते और क्यूरियस होते हुए पूछते कि ये बहुत ही अजीब बात है। यहाँ तक कि सी हु नाइट भी लेओ स्वर्ड से निकल के, वो अपने गोल्ड हॉर्न रेस से भी निकल के तुम्हारे पास है। यहाँ पे तुम एब्सोल्यूट जीनियस हो, इसी कारण वो एरोगेंट नहीं थे। अब देखा जाए तो एरोगेंट है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने इतने अच्छे बन रहे थे। तो लूफेंग भी हेल्पलेस था और कहता है कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। तो ट्रूयान सोचते हैं कि इसका कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन अभी तुम परेशान मत हो, पहले कि वो स्कॉटियस है तुम्हारे लिए, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रीजन है, इसलिए तुम ज़्यादा सोचो मत, अपने आप को ट्रेन करो और जल्दी से सेक्टर लॉर्ड लेवल में आओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी क्रिटिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहीं पे तुम्हारी किस्मत का भी फैसला हो जाएगा। तो लूफेंग भी हामी भरता है। अब इस इंसिडेंट के बाद लूफेंग अपने पावर का बारे में जान चुका था कि अभी वो कितना छोटा है। अगर यहाँ पे वो अपने सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल लेवल पे आ जाएगा और अपने सोल्जर आर्मर को भी कंबाइन कर लेगा तो उसकी लॉ कॉम्प्रिहेंशन भी पहले के मुकाबले फ्यू लेवल्स बढ़ जाएगी और उसके पास तो गारंटी नहीं होगी कि वो ऑफिशियल लेवल अनडाइन को मार सके, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंट है कि उतनी स्ट्रेंथ लूफेंग के पास आ जाएगी और सोल्जर आर्मर मैक्सिमम स्ट्रेंथ लूफेंग यूज कर सकता था। अब यहाँ पे लूफेंग अपने टीचर से बात ही कर रहा होता है, लेकिन तभी विवाता उससे कहते हैं लूफेंग यहाँ पे जेड एम्पर का तुम्हारे पास कॉल रिक्वेस्ट आया। तो लूफेंग शॉक हो जाता है कि क्या जेड एम्पर, ये तो वही है जो कि टीचर के क्लोज फ्रेंड में से एक है और 9 ब्लेड नाइट भी नंबर 1 एम्पर लेवल अंडाएंगे। अब लूफेंग कहता है एक्सेप्ट कर, जिसके बाद वहाँ पे बंदा स्क्रीन पे आ जाता है, कोई और नहीं जेड आर्मर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी होती है। जिसके बाद वो कहती है कि नाइट तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम विला में वेट करो, वो जल्दी आने वाले हैं और मैं यहाँ पे नाइट को ले आने वाली हूँ। तो ये सुनकर लूफेंग शॉक हो जाता है कि क्या 9 ब्लेड नाइट, लेकिन वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद एक ही झटके में लूफेंग वहाँ पे वेट करने लगता है और वहाँ पे वो जेड एम्पर के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पे लूफेंग क्यूरियोसिटी से सोचता है कि आखिर लॉर्ड वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। अब यहाँ पे जेड एम्पर लूफेंग की तरफ देखते और कहते कि तुम अभी अनडाइंग नहीं हो, इसी कारण तुम थंडर आइलैंड पे नहीं जा सकते, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल पैलेस पे ले चलती हूँ जिसे हमने बनाया है, इसलिए तुम मुझे टेलीपोर्टेशन पॉइंट तक फॉलो करो। तो लूफेंग भी फॉलो करता है। जिसके बाद वो पहले टेलीपोर्टेशन पॉइंट पे जाते हैं जो कि 9 ब्लेड नाइट स्पेस तक जाने के लिए होता है और वर्चुअल यूनिवर्स एक वर्चुअल यूनिवर्स ही है। जिसके बाद वो इजिली एक लार्ज स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि जीनियस कंपटीशन के दौरान वहाँ पे क्रिएटेड स्पेस था। यहाँ तक कि ह्यूज एक्स डोजो ने ब्रॉडकास्ट करते समय वहाँ पे एक बड़ा सा आइलैंड बना लिया था जहाँ पर नॉर्मल अनडाइन अपने इस ओन स्पेस को क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नाइट बेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट के स्पेस में जाता है। लूफेंग जैसे वहाँ पे जाता है वहाँ के खूबसूरती को देखकर दंग हो जाता है। वहाँ पे चारों तरफ माउंटेन्स होते हैं, 9 मैजेस्टिक माउंटेन्स, क्लाउड, सारे चीज होते हैं और ये माउंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ
थाउजेंड ऑफ किलोमीटर लंबे होते हैं। लू फेंग इन सबको देख भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे जेड एम्पर लू फेंग की तरफ देखते और कहते हैं कि 9 ब्लेड नाइट वो अभी श्राइन में मौजूद है। जिसके बाद लू फेंग और जेड एम्पर उसी की तरफ बढ़ जाते हैं और आफ्टर में शिनचैन का पूरी की पूरी श्राइन को दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ प्रेशर बन रही होती है और जेड एम्पर आके नाइट के सामने बो करती है और यहाँ पे लू फेंग भी बो करता है। अब स्टेटस के मामले में देखा जाए तो लू फेंग डोमेन लॉर्ड लेवल पे ही है, लेकिन अभी वो प्राइमरी रीजन का मेंबर है और स्टेटस के अनुसार उसकी स्टेटस एक ऑफिशियल लेवल अंडाइन जितनी है। इसलिए अगर उसके सामने ऑफिशियल लेवल अंडाइन आ जाए तो उसके सामने उसको बो करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे उसे नाइट के सामने भी उतना बो करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सेक्टर और एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के मेंबर्स होंगे तो यहाँ पे जरूर झुकेंगे। यहाँ पे क्लियर वॉइस आती जो कहती जेड तुम जा सकते हो, जिसके बाद जेड वहां से गायब हो जाती है और वहां पे बड़ा सा दरवाजा खुलता है और वहां पर सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं, एक तो लू फेंग, दूसरा 9 ब्लेड नाइट। अब लू फेंग उस बंद दरवाजे को देखता है, जिसके बाद वो सामने उस पर्पल स्किल मैन को देखता है जिसमें से ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल निकल रही होती है। जिसके बाद 9 ब्लेड नाइट कहते हैं लू फेंग और वो कहते हैं कि लू फेंग चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई न्यूज है जो अर्थ पे हुई है जिसके बारे में तुम मुझे रिपोर्ट कर सकते हो? तो लू फेंग अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि मैं भी पूरी तरह से पजल हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट लू फेंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ यहाँ पे सिर्फ अनडाइंग नाइट ही नहीं बल्कि सीहुओ नाइट भी ह्यूज एक्सप्लोजर से तुम्हारे पास आए हैं और यहाँ पे कई सारे नाइट्स ने अपने बंदों को यहाँ पे तुम्हारे अर्थ पे भेजा है और यहाँ पे अर्थ उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए उन्होंने कई सारे टाइम पे आना स्टार्ट किया है और इतने सारे नाइट तुम्हारे अर्थ को नोटिस कर रहे हैं और तुम अर्थ के लीडर हो, तुम्हें इसके रीजन के बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है सर नाइट, दोनों अनडाइंग नाइट और सीहू नाइट मेरे अर्थ को खरीदने आए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने सीक्रेट को मुझे नहीं बताया है। अगर मुझे अर्थ के सीक्रेट के बारे में पता होता तो मैं बहुत पहले रिपोर्ट कर चुका होता, मेरी ऐसे डेंजर सिचुएशन में कभी भी गिरने की नौबत ना आती। तो यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट भी लू फेंग को देख रहे होते हैं और फाइनली वो डिटरमाइन कर लेते हैं लू फेंग के एक्सप्रेशन से कि लू फेंग कोई भी सीक्रेट के बारे में नहीं जानता है। अब 9 ब्लेड नाइट इसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि ह्यूज एक्स डोजो वो अपने सीक्रेट्स को अच्छे से छुपाते हैं, यहाँ तक कि वो लू फेंग को भी नहीं बता रहे हैं जबकि वो खरीदने गए हैं। ऐसा लगता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को भी अर्थ के सीक्रेट के बारे में जानना होगा, नहीं तो आगे बहुत ही बुरा हो सकता है। जिसके बाद 9 ब्लेड नाइट सीरियस वॉइस में कहते हैं कि याद रखो और लू फेंग वो करता है और वो कहता है कि यहाँ पे जो आइलैंड तुमने उस अनडाइंग नाइट को प्रोवाइड किया है अब से तुम बिना वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ऑर्डर के और बिना मेरे ऑर्डर के किसी भी डील्स जो कि अर्थ के रिगार्डिंग है उसको नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट लू फेंग को समझाते हैं और कहते हैं स्पेशली जो नाइट ह्यूज एक्स डोजो से मौजूद है वो चाहे तुम्हें कितना भी बेनिफिट्स क्यों ना दे, तुम यहाँ पे अर्थ को नहीं सेल कर सकते हो, तुम सिर्फ उन्हें बता सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें कंपनी से ऑर्डर मिला है, तुम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो लू फेंग वो करता है और 9 ब्लेड कहते हैं कि जाओ तुम चले जाओ, जिसके बाद लू फेंग वहां से गायब हो जाता है उस स्क्रीन से और वो वर्चुअल यूनिवर्स में बसता है। यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट सोचते हैं कि सीक्रेट आखिर ये क्या सीक्रेट है, आखिर किस सीक्रेट के कारण वो अर्थ के पीछे इतने हाथ धो के पड़े हैं और यहाँ पे उनको भी नहीं पता था। अब यहाँ पे लू फेंग मीटिंग कर चुका था 9 ब्लेड नाइट के, वहीं पे लू फेंग के पास होंग का मैसेज आता है और यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट के पास लू फेंग होंग के मैसेज आता है, जिसके बाद वो 9 स्टार बी में जाता है होंग से मिलने के लिए और यहाँ पे शिनचैन के वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक व्हाइट यार्ड में लू फेंग और व्हाइट थंडर गॉड व्हाइट रॉब थंडर गॉड आए हुए होते हैं और यहाँ वो सब थंडर गॉड से बातें होती है और होंग से भी। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होंग से जानेंगे कि आखिर इस धरती का सीक्रेट क्या है और ऐसा क्या है कि इतने पावरफुल नाइट भी अर्थ को बाई करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए बाय।